नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और इसके पीछे एक खास कारण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों में जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम भी थे, उन्होंने अपनी जमानत की याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 में से 5 आरोपी गुलसिफा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान, सादाब अहमद, इन पाँचों को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि सातों को हम सेम फुटिंग में नहीं रख सकते। सातों पर अलग अलग गंभीर आरोप हैं और शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिन पर भड़काऊ बयानबाजी करने, मॉब को मोबिलाइज करने, कम्युनल इंसाइटमेंट एंड डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री, ऐसे तमाम यूएपीए के तहत चार्जेस लगे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बाइफर्केशन करा। उन्होंने कहा कि सातों आरोपियों को हम एक नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, सातों में अंतर है। इसीलिए 5 लोगों को ज़मानत दे दी गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं दी गई है। अब इसके मतलब क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट के, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे लॉयर से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे और इसकी जो स्मॉल इंटीग्रिटीज़ हैं, जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो पहलू हैं छोटे छोटे, वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलफिशा फातिमा के लॉयर शरीम नावेद साहब। शरीम नावेद साहब, पहले तो 7 आरोपियों ने आज जमानत की याचिका दायर की थी। 5 लोगों को, जिसमें आपकी जो मुवक्किल थी गुलफिशा फातिमा, उनको भी जमानत जो है वो दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। किस ग्राउंड पे दी गई है, क्या आप हमें कुछ बता पाएंगे? 2 ग्राउंड्स हैं। एक तो है कि 5.5 साल हो गए थे कस्टडी में और ट्रायल बहुत ही हल्के बढ़ रहा है। दूसरा ग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस एलिगेशन को देखते हुए जो 5 को बेल दी गई है, उनका रोल बहुत कम है पुलिस के हिसाब से भी, कंपेयर टू द 2 जिनको बेल नहीं दी गई है। तो जो उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि 5 साल हो गए हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तक वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या देखा केस में, कौन से एलिगेशंस उनके अगेंस्ट हैं जिनकी वजह से उन्हें आज भी जो है वो ज़मानत नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जब वो डिटेल जजमेंट आएगा तब ज़्यादा बता पाएंगे। अभी तो सिर्फ कंक्लूजन्स पड़े गए हैं ओपन कोर्ट में। अब डिटेल जब जजमेंट अपलोड होगा तो सारी रैशनल सारी रीजनिंग उसमें होगी। इस केस की लीगैलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब शर्जील इमाम और जो उमर खालिद हैं, इनको साल भर बाद वापस पिटीशन देना है बेल का, या फिर जब तक जितने भी प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनकी गवाही कंप्लीट नहीं हुई। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसमें कि पुलिस को हम मौका दे रहे हैं कि जो उन्होंने जो सीरियस एलिगेशन लगाए हैं उसका एविडेंस ले आए वो कोर्ट में 1 साल के अंदर, ताकि ये ना हो कि पुलिस डिले करती रहे और ये लोग जेल में ही रहें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया है कि अगर आप कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि बहुत संगीन एलिगेशंस हैं, सीरियस एलिगेशंस हैं, तो आप प्रूव कर दीजिए उसको 1 साल के अंदर। तो क्या सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पे ही उनके बेल और न्याय करा गया है, या फिर उसमें कुछ कॉन्क्रीट ग्राउंड हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल ना देने का फैसला लिया है? देखिए, बेल के स्टेज पे सिर्फ पुलिस एलिगेशंस ही यूएपीए केसेस में स्टडी किए जाते हैं जी। तो सिर्फ ये एलिगेशंस के बेसिस पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम नहीं कह रहे कि ये लोगों ने कुछ किया है या ये क्रिमिनल्स हैं या फिर इनकी कोई कल्पेबिलिटी है। एक और सवाल उठता है कि जो दोनों पे लगातार आरोप लगाए जाते हैं भड़काऊ बयानबाजी करने का, शर्जील इमाम हो गए चाहे उमर खालिद हो गए, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक बयान देना अंडर यूएपीए उनके इन्वॉल्वमेंट को मान लेना उचित है? देखिए, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के आज तक, हिस्टोरिकली भी, सब में कहा गया है कि अनलेस आपके बयान से, आपकी स्पीच से डायरेक्टली कोई वायलेंस हो रही हो, क्रिमिनली एक्शनेबल नहीं होता है, क्राइम नहीं होता है। वरना देखिए, आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे, इवन इन पॉलिटिकल रैलीज़ वगैरह वगैरह, लोग भड़काऊ बयान देते हैं। अब उसके अगर 3 महीने बाद कहीं पे कोई वायलेंस हो जाए तो उस आदमी की तो कोई जाके कोई अरेस्ट करता नहीं है। तो उस नज़रिए से मेरे हिसाब से तो ये क्राइम नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ व्यू और ट्रायल कोर्ट विल टेक इट्स ओन व्यू इन द ट्रायल। देखिए, अब लगभग 5.5 साल से का समय हो गया है इनको जेल में। आज तो 5 लोगों को छोड़ दिया गया, बट उमर खालिद और शर्जील इमाम हो सके तो साल भर और अंदर रहे। ऐसे में कितने लंबे प्रोलॉन्ग्ड जो हो गया, प्रिजनमेंट हो गया विदाउट ट्रायल, अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं आता ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, अब वो आ जाए, उनके रीजनिंग आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब जो जजमेंट पढ़ा गया है आज कोर्ट में, पार्ट्स ऑफ जजमेंट पढ़े जाते हैं, उसमें कहा है कि हमें बैलेंस करना है आर्टिकल 21 में जो स्टेट
कलेक्टिव सिक्योरिटी का इशू है और जो इंडिविजुअल पर्सनल लिबर्टी का इशू है। तो उन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करके जजमेंट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो इट्स अ वेल थॉट आउट जजमेंट एंड वी हैव टू अबाइड बाय इट। अब ये पूरा मामला क्या है आपको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। 2020 में 23 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़के थे और उस वक्त देश में शाहीन बाग में एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसके बाद दिल्ली में 23 फरवरी को दंगे हुए जिसमें पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित 7 लोगों को दोष आरोपी बनाया था और कई लोग थे। आज जिनकी सुनवाई थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 7 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें कहीं ना कहीं एज अ की कॉन्स्पिरेटर दिखाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बाकी 5 आरोपियों के साथ नहीं देख सकते, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं और जो सबूत यानी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड यानी जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं उस हिसाब से उनको उन 5 के साथ नहीं रखा जा सकता। उन 5 को जिस नज़रिए से जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया उस ग्राउंड पे शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो हैं वो साल भर बाद जब तक सारे जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनकी इंटरोगेशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कमो बेश यही है कि साल भर बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम और उमर खालिद जो है वो अप्लाई कर पाएंगे फॉर बेल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की, वो ये था कि टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए इज़ नॉट कन्फाइंड टू कन्वेंशनल वॉरफेयर बट इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स ऑफ अटैकिंग नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यूएपीए के तहत टेररिस्ट एक्ट का मतलब सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर ही नहीं होता है। अगर आप किसी भी तरीके से भारत के अखंडता या संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो भी यूएपीए के तहत ही आएगा। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत इनके रजिस्टर्ड केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों को बेल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 में से 5 आरोपियों को, जिसमें से गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद को ज़मानत दे दी। वहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। अब फ़िलहाल ये दोनों जेल में रहेंगे और 2027 के पहले इनका जेल से बाहर आना फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। हमारे साथ इस वक्त आसिफ मुस्तफ़ा जी मौजूद हैं। ही वॉज वन ऑफ द को ऑर्गेनाइजर्स ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो हमने सीए के विरोध में देखा दिल्ली में, और शर्जील इमाम के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी फैसला दिया है, 7 आरोपियों में से 5 को जो जमानत दे दी गई, उमर खालिद और शर्जील इमाम जिनको लेकर तमाम बातें हो रही थी कि बिना ट्रायल के 5 साल से अंदर है, उन पर कहीं ना कहीं एलिगेशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। इस पर आपकी पहला रिएक्शन क्या होगा? मुझे लग रहा है जो 5 एक्यूज को उन्होंने छोड़ा है, एक रिलीफ है, खुशी की बात है कि वो फाइनली दे आर आउट इन बेल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना बहुत ही अफसोसजनक है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम एक डिफरेंशियल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अगर आप दिल्ली दंगों के पूरी चार्जशीट देखेंगे, 17,000 पन्नों की कहानी जो दिल्ली पुलिस ने लिखी है, इन आप लोगों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये सब लोग इंडिविजुअली डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये दिल्ली पुलिस उन सबको एक जगह लेके आई। जब लेके आई तो उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं। कॉन्स्पिरेटर्स में उनको की ऑर्गेनाइजर्स चाहिए थे जो उनको उमर खालिद और शर्जील के फॉर्म में मिले। पिछले 5 साल से प्रोसिक्यूशन का वकील हर बार ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बोलता आया है कि उमर और शर्जील अलग हैं, ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ मान लिया। तो मुझे लग रहा है एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है कि 2 लोग को उन्होंने बेल नहीं दिया, जबकि ब्लाइंडली सबको बेल मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो ऐसे ग्राउंड देखे होंगे, कुछ उन्हें लगा होगा कि द एलिगेशंस आर सीरियस, दैट्स व्हाई मे बी उन्होंने शर्जील और उमर खालिद। मैं आपको सैनिटी बताऊं, 28 जनवरी को शर्जील ने सरेंडर किया। दंगे 23 फरवरी से भड़के। दंगों से 1 महीने पहले से शर्जील जेल में है। उमर खालिद आज तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं गए। जो लोग एक्यूज्ड हैं उसमें से 90% लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए ही नहीं। तो इसके बावजूद की कॉन्स्पिरेटर मानना, आप कोई भी सही आदमी को लगेगा सेंसलेस है, बेसलेस है। शर्जील और उमर की भी बहुत अच्छी बातचीत नहीं है, तो प्रूफ करना कि शर्जील उमर एक दूसरे के दोस्त हैं, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। शर्जील ने जेल में जाने से दंगों से 1 महीने पहले से कॉन्स्पिरेसी कर दी, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो ये
मुझे नहीं लग रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ सैनिटी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है इन दोनों के मामले में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी कि अब एक सही समय चुना गया, वो खासकर वो समय चुना गया जब यूएस प्रेसिडेंट भारत आने वाले थे। पूरी ये दंगे की प्लानिंग जो है वो काफ़ी समय से चल रही थी और ये लोग जो थे वो की कॉन्स्पिरेटर्स हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समय तो सही से चुना, लेकिन शर्जील और उमर ने नहीं, कपिल मिश्रा ने। इंस्टिगेटर कपिल मिश्रा है, जो आज दिल्ली का लॉ मिनिस्टर है। कपिल मिश्रा ने दंगों से पहले बोला, उसका वीडियो है, आप देखेंगे कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन अगर दंगाई हटे नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे। कपिल मिश्रा मेन इंस्टिगेटर था पूरे दंगों का। इतना इंस्टिगेशन उसका रोल था कि सिटिंग चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, बोला कि इस आदमी पे एफआईआर क्यों नहीं, उस पर एफआईआर होना चाहिए। हालांकि अफसोस की बात है कि उसको ही उन्होंने उस चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है तो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है तो दिल्ली का सिटिंग लॉ मिनिस्टर है। आज तक उन पे एफआईआर नहीं है, उनको किसी ट्रायल के लिए नहीं बुलाया, उनसे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये लोग जो महीनों से जेल में बंद हैं, उनको आप इंस्टिगेटर बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपने एक सही डेट चुना। आपने कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट की बात की, आपके बड़े खास दोस्त है शर्जील इमाम, उनके जो वीडियो वायरल होते हैं कि हम वी कैन कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद देखिए, मैंने कहा सेलेक्टिव कट उन्होंने किया। उसी वीडियो में वो कहता है कि इतना तुम आवाज़ डालो कि कुछ महीनों के लिए रास्ता बंद हो जाए। फिर शर्जील कहते हैं कि अगर आप सुनेंगे तो कुछ दिन में देखेंगे कि बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू दोनों पे जुल्म हो रहा है, जो हो रहा है। व्हाट शर्जील प्रेडिक्टेड 5 years बैक इज हैपनिंग। लार्ज स्केल मुस्लिम को जुल्म हो रहा है। ये इंस्टिगेशन नहीं है। आप मुझे एक मैं आपको एक बताता हूं, मुझे एक नहीं, मैं आई कम फ्रॉम बंगाल, आई कम फ्रॉम यूएपीए का मॉडल है अमेरिकन लॉ। सिंपल समझ लीजिए, वहाँ पे इंस्टिगेशन शुड बी फॉलोड बाय वायलेंस। क्या शर्जील इमाम के इंस्टिगेशन से चिकन नेक पे कोई वायलेंस हुआ? आप सीधा हाँ या ना जवाब दीजिए। क्या शर्जील के इंस्टिगेशन से बंगाल में वायलेंस हुआ? आप बोलिए हाँ या ना। नहीं हुआ। क्या कपिल मिश्रा के इंस्टिगेशन से नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। तो कपिल मिश्रा इंस्टिगेटर है, शर्जील इमाम तो ये बात डिफेंस काउंसिल कोर्ट में क्यों नहीं प्रूव कर पा क्योंकि रही है? सुप्रीम कोर्ट के जज सुनना नहीं चाह रहे हैं। डिफेंस काउंसिल क्यों नहीं कर रही है? वो लोग करना चाह रहे हैं, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। और अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन सुनिए आप। मैं बंगाल से आता हूँ, आपने भी एक स्टेटमेंट दिया कि अब जो हो रहा है, व्हाट शर्जील प्रेडिक्टेड 5 years ago कि बंगाल में मुसलमानों, आपने यू टोल्ड बंगाल, बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमान विल बी प्रोसिक्यूटेड इन असम। कहाँ? एक इंस्टेंस सर उसका। मैं अभी 2 महीने पहले मैं 15 दिन बंगाल वेस्ट असम में रह के आया हूँ। एक इंसिडेंट नहीं, आप पढ़िए, लार्ज स्केल मुस्लिम डिमोलिशन। आप देखिए उत्तरी असम में किस वे में मुसलमानों को वो तमाम केसेस कोर्ट्स में भी गए और दे फॉल फ्लैट। तो सर फॉल फ्लैट, आप 25,000 मुसलमानों के घर तोड़ दें, फॉल फ्लैट कर रहे हैं आप। मैं अफसोस की बात है भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? 25,000 घर तोड़ दिया आपने, कहा फॉल फ्लैट हो गया। केसेस आर नॉट, केसेस पे जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस रिपोर्ट में आपने अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनी, चाहे वो गुलफिसा फातिमा के अधिवक्ता शरीम नावेद हों या फिर आसिफ मुस्तफ़ा हों जो शर्जील इमाम के घनिष्ठ मित्र हैं और शाहीन बाग में हुए आंदोलनों की एक को ऑर्गेनाइज़र रहे हैं। तो ये तमाम अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। जो लब्बो-लुबाब है, जो मेन चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि 7 में से 5 आरोपियों को ज़मानत दे दी गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं दी गई है, उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि प्राइमा फेसी एविडेंस जो है या एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है या फिर उनके खिलाफ जो एलिगेशन है उसको ध्यान में रखते हुए वो उन्हें उसी नज़रिए या उसी ग्राउंड पे बेल नहीं दे सकते जिस ग्राउंड पर अन्य 5 लोगों को बेल दिया गया है। इससे 5 लोगों को रियायत मिली है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल में रहेंगे। प्रोसिक्यूशन को भी स्पष्ट संदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि साल भर के अंदर जितने गवाह हैं ट्रायल शुरू की जाए, उनकी गवाही ली जाए और जो भी केस है उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि आरोपियों के लिए भी और शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए भी आगे का रास्ता साफ हो सके। एक चीज़ जो भरकर सामने आ रही है वो ये कि लगता है 2026 भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में ही बिताने पड़ेंगे। 2027 में अब कहीं ये बेल के लिए रीअप्लाई कर पाएंगे। अब देखना होगा कि कोर्स ऑफ एक्शन आगे की तरफ क्या होता है दोनों साइड से। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन रतिकांत पात्रा के साथ में प्रमोद तिवारी, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, दी एज।